Okay, so in today's class we will see something called as area vector. ठीक है बेटा, ध्यान देना सब अच्छी तरह से. तो एरिया क्या होता है बेसिकली, एंड हाउ डू यू डिफाइन एन एरिया वेक्टर? सो क्या सिंबल है बेटा, ए वेक्टर. अब तुम लोग बोलोगे एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर कब से बन गया? तो आज तुम्हारी गलतफहमी मिटा देता हूं मैं. एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसे? अब देखते हैं, इसको समझने की ट्राई करते हैं. ठीक है, समझो. You have a coordinate axis. तो ये x है, ये y है. ठीक है, और सपोज ये z है कोऑर्डिनेट. हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेते हैं. इमेजिन करो स्क्वायर है. ठीक है, इसका साइड है a, इसका है a. तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा? लेट्स से ये पी क्यू आर एस है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर मुझे लेना हो एरिया, तो साइड स्क्वायर होता है. तो अपन करेंगे क्या, अपन लिखते कैसे साइड स्क्वायर को? हाउ डू वी राइट इट? सो वी राइट इट एज, लेट्स से क्यू आर इंटू एस आर, ऐसा लिखते हैं अपन. तो ये हो जाएगा a इंटू ए, विच इज ए स्क्वायर. लेकिन एक्चुअली बच्चों ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट. ये होता है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये तुम्हारा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता. तुम बचपन से तुमको लगता है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन वो नहीं है वैसा. दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स. और ये क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड ए साइन 90, क्योंकि 90 डिग्री ना एंगल बीच में. इमेजिन करना है ऐसे 3D में. देयरफॉर साइन 90 इज 1, मॉड ए इंटू साइन. तो ये हो जाता है मॉड ए का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर. तो ये ऐसे तुमको ए स्क्वायर मिलता है. तो तुम्हारा एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर एंड इट इज नॉट स्केलर. ये भी लिख देता हो, इट इज नॉट स्केलर बच्चों, इट इज अ वेक्टर यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी. रिमेंबर दिस ऑलवेज. अब देखना, इसको देखना. एक और एक्सेस ले लेता हूं मैं. लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं अपन, एक स्पीयर जैसा कुछ ले लेते हैं बीच में. ठीक है, ओके. इसका रेडियस अपन r ले लेते हैं. ठीक है, तो बेटा तुम्हारा एरिया वेक्टर कैसे होगा? तो एक चीज तुम लोग नोट करना, अभी याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन टुडेज टॉपिक. अगर ये चीज तुम समझ में आ गया तुम लोगों को, पूरा टॉपिक तुम्हारा हलवा हो जाएगा. एरिया वेक्टर is always perpendicular
टू द प्लेन। तो तुम्हारा प्लेन ऑफ पेपर है, तो तुम्हारा एरिया वेक्टर या तो ऊपर होगा परपेंडिकुलर, या तो नीचे होगा परपेंडिकुलर। सो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा एरिया वेक्टर? इट विल बी, एरिया क्या होता है, अगर सर्कल लूं मैं, चलो सर्कुलर सरफेस मान दूं मैं, तो ये जगह पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये वाई कैप के अराउंड है, एक्स के उधर आई कैप होता है, वाई के अराउंड जे कैप होता है, जेड के अराउंड के कैप होता है, तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर जे कैप, और पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन से। तो ये प्लेन तुम्हारा अगर है इससे परपेंडिकुलर, किधर भी हो लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन से, 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। तो ये तुम्हारा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया बेटा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर मुझे इसके लिए एरिया वेक्टर बनाना हो तो ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा बेटा, याद रखना ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑलवेज रिमेंबर। समझो ऐसा कोई क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, लेट्स से कोई 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, क्यूब नहीं है यहाँ पर, चलो यहाँ पर तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट्स से वी ड्रॉ क्यूब बाय आवरसेल्व्स। तो बेटा तुम्हारा 3D सरफेस है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही होगा, रिमेंबर दिस ऑलवेज। सो इसका मैं बना देता हूँ, चलो एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ये वाले सरफेस से भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाले सरफेस से भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाले सरफेस से भी परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, और इस केस में बाहर की तरफ होगा बेटा, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर लूं, समझ जाओ सिलेंडर है ये सरफेस है इसका, तो हमेशा एरिया वेक्टर ऐसा होगा परपेंडिकुलर एंड अवे होगा, ठीक है। कुछ भी लूं मैं, अगर मैं ऐसा कुछ सरफेस भी लूं, 3D सरफेस या 2D सरफेस, कुछ भी मैं लूं, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ द एरिया वेक्टर, ठीक है। इस सेंटर से ऐसे 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 हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कितना भी बनाओ तुम, हमेशा सेंटर से पास होकर के इस स्ट्रक्चर्स में परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, याद रखना बेटा। भैया आप तो वापस बोलो ना, बेसिकली मेरा नेट चल व्हेन आई राइट एरिया वेक्टर, सो ये सब अपन ने एरिया वेक्टर देखा, राइट। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर हमेशा, वापस लिख देता हूं, एरिया वेक्टर is always perpendicular to the surface. Very simple and very important idea बेटा, very simple and very important idea। अब ये तुमको समझ में आ गया तो तुमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अपन ने देखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पर कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर कम होगी। तो ये सब चीजें अपने को पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पूरा एक उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर किया था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर।
सो आई होप तुम लोगों को वो सब याद है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं और फिर अपन देखेंगे क्या होता है ये। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through an area ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में शायद, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, मतलब परपेंडिकुलर टू एन एरिया। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। जैसे कि समझो एक सरफेस है, समझाता हूं इसको इजी वे में, डोंट वरी। एक सरफेस है सपोज, ठीक है। यहां पर जो है इसको देखना और इसमें जो तुमको एक्सप्लेन करना है। वेट, तो ये सब क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब बताओ बेटा एरिया वेक्टर कैसा होगा, बताओ एरिया वेक्टर कैसा होगा, देखते हैं चलो। एरिया वेक्टर कैसा होता है, हमेशा क्या होता है वो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सर तो मैं इधर एरिया वेक्टर भी बता देता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये हो क्या रहा है। इसको तुम समझ जाना, ड्राइंग, ठीक है। अब देखना सब लोग, ये लाइन ही है बेटा, ये लाइन ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ वरना वो होगा नहीं शाम तक। तो ये तुम्हारा बेटा एरिया वेक्टर है, ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है तुम्हारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तुम्हारी। इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है अपने को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस है जो पास हो रही है नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर पास हो रही है इस सरफेस से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये फ्लक्स होता है सिंबल इसका फाई, और इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है बेटा, और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ये कॉस थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना ये। अब ये कैसे आया उसको मैं बताऊंगा तुम लोग को, लेकिन इट इज ई ए कॉस थीटा, इट इज ई ए कॉस थीटा। अब कैसे आया मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कैसे आया मैं बताऊंगा, रुक जाओ पहले। तो पहले तो समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एक वैल्यू है ये, इट्स अ वैल्यू, इट्स अ वैल्यू मतलब इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी डॉट प्रोडक्ट जब करते हो तो तुमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो बेसिकली किसी एक फील्ड से, किसी एक सरफेस से कितनी लाइन पास हो रही है, किसी एक सरफेस से कितनी लाइन पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। और कैसी पास हो रही है, पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। तो वो चीज ध्यान देना बेटा तुम लोग। अब बात को समझते हैं इसको अच्छी तरह से कि ये फॉर्मूला ऐसे कैसे आया, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे आया, इसको समझते हैं अपन। देखो बेटा, समझने की ट्राई करना बेटा, प्लीज समझने की ट्राई करना थोड़ा सा। देखो सिंपल है, मैं तुम लोग के सामने दो डायग्राम बनाता हूं। एक ये बना दिया सपोज, एक ये बना दिया,
और एक और दूसरा बना देता हूं, देखो शेप सेम है, सपोज शेप सेम है इन दोनों का, ठीक है। अब देखना यहां पर भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराई, अब समझ आना रफ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराई और यहाँ पर भी तुम्हारा सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। अब बताओ बेटा ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, लेकिन ये दूर दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइंस है। तुम्हारा फ्लक्स कितना है यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 2 3, और वो भी दूर दूर है, और वो भी कैसा है दूर दूर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई। अरे बाबा जितना फ्लक्स जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला में ई आता है, वो भी आमने सामने आता है। अब ये ए क्यों आ रहा है, एरिया वाला क्यों आ रहा है, उसको भी समझना तुम लोग, उसको भी समझना एरिया कैसे आ रहा है। समझो मैं डायग्राम बनाता हूं, समझ जाना बेटा, यूनिफॉर्म है ये, समझ जाना प्लीज। यहां पर मैं एक बना रहा हूं एरिया, यहां पर मैं बना रहा हूं एक एरिया, लेट्स से ये A1 है, ये A2 है। बेटा A1 में कम लाइंस पास हो रही है, तो यहां पर फ्लक्स कम होगा, क्योंकि देखो यहां पर 1 2 3 लाइन पास हो रही है। A2 में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने सारी लाइंस पास हो रही है, ज्यादा लाइंस पास हो रही है। तो यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ पर फ्लक्स कम है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी ये पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि फ्लक्स कम है ना। यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है। अरे भाई फ्लक्स ई पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर देखो बेटा फ्लक्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, या ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ही यही होता है कि फ्लक्स ज्यादा ही होगा, और एरिया ज्यादा बड़ा एरिया होगा मतलब ज्यादा लाइंस पास होगी, मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा। तो ये था बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए फॉर्मूला में बेटा ये दोनों आता है। तो आई होप आप लोगों को समझा बेटा ये। इसमें एक और चीज समझने जैसी है बेटा, इसमें एक और चीज समझने जैसी है जो एग्जाम में, ये तो तुमको मैंने ऐसे बता दिया, बाकी तुमको एग्जाम में तो इतना याद रखना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये फ्लक्स कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा फ्लक्स का, ई का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या था बोलो, F इक्वल टू क्यू ई था ना। देखो F इक्वल टू, याद करो चलो मैं जो F तुम बताता हूँ, F इक्वल टू क्यू ई था, तो E क्या होगा F अपॉन क्यू। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या है इसका फ्लक्स का, E डॉट ए, E का क्या होता है F अपॉन क्यू इंटू एरिया। F का क्या है न्यूटन फोर्स है, चार्ज का कूलम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो ये इसका हो गया एसआई यूनिट बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये इसका हो गया एसआई यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये तुमको एग्जाम में पूछेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या मिला तुमको, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये एप्लीकेबल है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। applicable for uniform electric field. But what if you have some surface like this, तभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर बनाओगे तुम,
लेकिन यहाँ पर हर जगह अलग अलग होगा, यहाँ पर हर जगह पे अलग अलग होगा। तो इस केस में तुम इंटीग्रेशन का काम करोगे। इस केस में क्या होगा, तुम एरिया वेक्टर लोगे छोटे छोटे, जैसे मैंने तुमको बताया था लास्ट टाइम, याद करो बेटा, जो बच्चे रिवाइज करते रेगुलरली उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम एरिया वेक्टर बनाओगे छोटे छोटे, डीए डीए डीए, ऐसे बहुत सारे बनाओगे। मतलब एक सरफेस लेकर के, एक सरफेस लेकर के तुम एरिया वेक्टर बनाओगे, एक सरफेस लेकर के तुम एरिया वेक्टर बनाओगे, एक सरफेस लेकर के तुम एरिया वेक्टर बनाओगे। तो तुम्हारा इस केस में, तो पहले तुमको क्या मिला, फाई इक्वल टू ई डॉट ए मिला। लेकिन अब तुमको छोटे छोटे फ्लक्स मिलेंगे, छोटे छोटे फ्लक्स, छोटे छोटे फ्लक्स मिलेंगे, छोटे छोटे फ्लक्स मिलेंगे। मतलब तुमको अब फाई नहीं मिलेगा, फाई तो टोटल था ना, अरे टोटल था, लेकिन यार तुम टोटल नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग है, इधर कुछ अलग है, इधर कुछ अलग है। तो तुम छोटे छोटे सरफेसेस लोगे, छोटे छोटे सरफेसेस लोगे, तो यू विल गेट डी फाई, यू विल गेट डी फाई। डी फाई वन विल बी इक्वल टू, इस केस के लिए ई वन डी ए वेक्टर। तो ई डॉट ए, लेकिन छोटा वेक्टर आ गया क्योंकि तुम बड़ा पूरा सरफेस नहीं ले सकते। पहले तुमने बड़ा बड़ा सरफेस लिया था, देखो बड़ा बड़ा सरफेस लिया था, डायरेक्ट फ्लक्स निकाला था, ई डॉट ए चल जाता था। लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर तुमको छोटा डाटा लेना पड़ेगा। तो डी फाई टू क्या हो जाएगा, ई टू डॉट डी ए, डी फाई थ्री क्या हो जाएगा, ई थ्री डॉट डी ए वेक्टर। तो ये चलता जाएगा बेटा। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, सबका एडिशन कर लोगे। तो इधर तुमको क्या मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। सो दैट इज डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डी ए, बराबर कि नहीं। तो ये तुमको मिलेगा अब, क्योंकि अब तुमको ऐड करना पड़ेगा ना बाबा। अरे तुमको सबका लेना पड़ेगा, इधर एक एक को, एक एक का लेना पड़ेगा तुमको, इसका लो, इसका लो, इसका लो, सबका लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। और सबका लेने के चक्कर में व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट। यही तो मैंने तुमको सिखाया था, इसके लिए मैंने इंटीग्रेशन को पहले सिखाया था कि तुमको अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तुमको फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के पता होने चाहिए अब। तो ये तुम करोगे, छोटे 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 का इंटीग्रेशन करोगे। ये सिंबल किसका, इंटीग्रेशन का है। तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रखो बेटा, तुम इंटीग्रेशन करोगे छोटे छोटे का। और डी फाई क्या है, ई डी है, और डी ए क्या छोटा वाला डी है ना, तो ये तुम्हारा बेटा इंटीग्रेशन आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाई विल बी इक्वल टू ई डी ए। बट जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फाई नेट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए वेक्टर। तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसे पूरा इंडिविजुअली, और यहां पर वो टेंशन नहीं है तुमको।